अस्सलाम वालेकुम, मैं वरीना फारूक शेख। सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके ख़िलाफ़ जो पिटिशनर्स गए थे उनकी दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अलावा एक शिक के अपील बरकरार रखी गई है, अपील का हक दिया जाएगा, लेकिन माजी से अपील का इतलाक़ नहीं होगा। जो आगे आने वाले केसेस होंगे, यानी अप्रैल में इस कानून का इतलाक़ हुआ था, नाफिजुल अमल हुआ था, उसके बाद से अपील का हक होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो कानून है, आपको ये भी थोड़ा सा बताते चलें, जो पार्लियामेंट ने बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसके तहत 184(3) यानी मफाद आमा के केसेस सुप्रीम कोर्ट जो ख़ुद से अपने जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करके जो नोटिस लेता है, केसेस देखता है, अब वो एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे उसमें, और वो डिसाइड करेगी कि आया सो मोटो लेना है, नहीं लेना है, और जो भी केसेस होंगे उनके ऊपर कौन से बेंचेस बनेंगे, कौन से केसेस लगने चाहिए, ये इख्तियार भी इस 3 रुकनी कमेटी को दिया गया है। अपील का जैसे आपको बताया कि बड़ा अहम मामला, अब जो 184(3) यानी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, यानी खुद से वो नोटिस लेते हैं, उसके तहत जो भी दरख्वास्तें होंगी उसके ऊपर अपील का हक होगा, लेकिन माजी से इसका इतलाक़ नहीं होगा। फ्यूचर में आने वाले केसेस अप्रैल से जो भी आगे होंगे उनके ऊपर होगा। अब गुज़श्ता कुछ अरसे से और अगर तारीख़ देखें तो बहुत से गिले शिकवे अवाम के और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के रहे हैं, आला अदलिया से ख़ास तौर पर, और 184 या ख़ुद से जो सो मोटो लिए जाते थे, अपना इख्तियार इस्तेमाल किया जाता था, उससे मुतल्लिक अब ये जब जजमेंट आई है तो इसके क्या असरात होंगे? क्या आला अदलिया की साख पर अवाम का जो खोया हुआ एतमाद है वो बहाल हो पाएगा? एंड ऑफ कोर्स ये जो अपील का हक़ है, इससे बड़े सियासी फ़ैसले भी जुड़े हुए हैं, उनके क्या असरात होंगे? अपने तजियाकारों के सामने ये सारे सवालात रखेंगे। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, महमल सरफराज साहिबा, और ऑफ कोर्स कानूनी हम रहनुमाई लेंगे हसन रज़ा पाशा साहब, आप चेयरमैन बार काउंसिल हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हसन साहब। लेकिन इससे पहले कि आई एम श्योर मेरे पैनल के भी बहुत सारे सवालात होंगे, नुक्ते होंगे जो हम आपसे उठाना चाहते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा ब्रीफली हम इनिशियल टेकअवेज़ ले लें। इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, सर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था, बट आज फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ये समझती है, फुल कोर्ट की अक्सरियत ये समझती है कि ये इख्तियार बेंचेस बनाने का, केसेस की समाअत का 3 जजेस की कमेटी के पास होना चाहिए, लेकिन अपील का हक उन्होंने दिया है बट माजी से नहीं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए मैडम शेख, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये सारी समातें लाइव दिखाई। अच्छा लगा सब कुछ लाइव देखकर। बहुत डाउट्स क्लियर हुए कि फ़लाँ बहुत जीनियस है, फ़लाँ लाजवाब है, बाकमाल है, फ़लाँ का कोई तोड़ नहीं, और यानी जब सामने देखा तो बहुत कुछ चीज़ें वो नज़र ना आई जो हमने मफरूज़े बना रखे थे। दूसरा, अच्छा लगा जजेस की हेल्दी डिबेट आपस में इस केस के दौरान। और तीसरी बात है कि इस सारी समातों में अगर मुझे किसी ने मुतासर किया या मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और मैं मुझसे कोई पूछे तो ये सारी समातें जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम। अच्छा मैडम शेख, जहाँ तक ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पहले भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब अगर अपने इख्तियार ख़त्म वो समझते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब फुल बेंच या आज खुद नोटिस ये 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, 3 सीनियर जजेस बनाएंगे, और उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का ये भी ठीक है कि मास्टर ऑफ रोस्टर कमेटी, पहले एक के रहमो करम पर अगर आप समझते थे एक ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था या एक की सारी चल रही थी और एक की पर सारे 14 जजेस थे, तो अब 3 के रहमो करम पर बाकी 12 जजेस। सर बड़े शिकवे शिकायत हमने देखे खासकर पिछले दौर के अंदर और उससे पहले भी, क्या आपको लगता है उनका कुछ अजाला हो पाएगा अब इसके बाद? जी मैडम शेख, तो ये अब ये भी है कि अब यानी 3 पे के रहमो करम पर 12 हैं। अच्छा। तो अब अच्छा, अब ये मैडम शेख के मतलब अगर इसको सारे को सम अप किया जाए जी जी,
तो एक अधूरी और बकौल पीडीएम जाली असम्बली ने जो ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों पर भरी कानून साजी की थी और जो जिसकी टाइमिंग ख़राब थी, जिसके पीछे नीयत ख़राब थी और जो सिर्फ़ और सिर्फ साबका चीफ जस्टिस को सामने रख कर की गई थी, कोई आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी या उसके लिए नहीं की गई थी, उसको तो कानूनी करार दे दिया। लेकिन जो उसमें आखिरी चतर चलाकी की थी कि जो अपील का हक माजी से होगा उसको ख़त्म कर दिया, और मुझे खुशी हुई है कि उसको ख़त्म कर दिया और बड़े करीब भी मार्जिन से ख़त्म किया, 8-7 से, मतलब 8 जजेस ने ख़त्म किया, 7 उसके हक में थे। अपील का हक बरकरार, मगर माजी का पे इतलाक नहीं होगा नवाज शरीफ के मुकदमे पे या जहांगीर तरीन या और बहुत सारे जितने भी वो आ जाते सुप्रीम कोर्ट में, वो सारा वाइंड अप कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर तस्लीम खम है, मगर सर अभी आखिरी 2 जुमले मैडम शेख। पहली बात तो ये है कि जब इस तरह की अधूरी और जाली असम्बली कानून साजी करती है तो पार्लियामेंट उस वक्त, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती में खुलकर कह दें, अगर आप खुश नहीं है, आप मुतमईन नहीं है, तो आप खुलकर कह दें, उसको पार्लियामेंट में मत छुपाएं कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती है, नंबर 1। नंबर 2, चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि अब प्लीज ये आगे भी आए, जुडिशल इस्लाहात करें, गरीब आदमियों के लिए भी कुछ सोचें, कुछ लोअर जुडिशल। चलिए उसके ऊपर मैं आगे जाकर आपसे करती हूँ। अभी जरा सर इनिशियल टेकअवेज लेते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर आगे जाकर भी बात करेंगे जब तफसीली फैसला आएगा। मैडम शेख, एक उन्होंने कहा है जियो और जीने दो, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, तो हम जो गरीब हैं वो जी नहीं पा रहे, उनका भी सोचें। ओके सर, वैसे अब सिर्फ चीफ जस्टिस साहब नहीं, अब चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर साथी ये सारे के सारे फैसले करेंगे। अगर कोई अवाम से मुतल्लिक फैसला भी है तो वो अब तीनों मिलके करेंगे। महमल भट्टी साहब कह नहीं रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं ना छुपाना नहीं है, करना नहीं है, लेकिन भट्टी साहब खुल के कह नहीं रहे हैं, बट ज़्यादा मुझे खुश नहीं लग रहे हैं। आप मुतमईन है फैसले से? देखिए अलीना, मेरे तो ख्याल में ये एक अच्छा फैसला इस तरह से है कि जो आपको पता है कि एक अदालती निज़ाम की क्रेडिबिलिटी का और लेजिटिमेसी का क्राइसिस हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जो पावर्स चीफ जस्टिस के पास थी, जिस तरह की आर्बिट्री पावर्स थी उनके पास, जिसके ऊपर एक्चुअली जब से लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई है तो वकला के अंदर, एक लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर यही राय थी कि जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए और इस तरह की पावर्स के ऊपर भी रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये एक शख्स के पास नहीं रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनाई और फिर उसकी जो है लाइव टेलीकास्ट भी किए, वो जितनी भी उसकी हियरिंग्स हुई हैं, तो मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी, बड़ा अच्छा प्रिंसिपल सेट किया। दूसरा ये कि बिल्कुल ये पार्लियामेंट की भी जीत हुई है, ये पार्लियामेंट की कानून साजी की भी जीत हुई है, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि आपने 18वीं तरमीम के अंदर भी देखा होगा कि जब जुडिशरी से उनकी पावर्स की लेने की बात हुई तो उसके बाद किस तरीके से वो सब कुछ भी वापस करना पड़ा, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो बिल्कुल तैयार ना थे अपनी पावर्स देने का, और हमने देखा कमोबेश सारे चीफ जस्टिस सिवाय 1-2 के जो ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं वो कोई भी पावर्स नहीं देना चाहता था। और पिछले दौर में तो हमने देखा कि हम ख्याल बेंचेस के ऊपर जिस तरह बात होती थी, नाम देखते थे बेंचेस के और लोगों को फैसले का पता चल जाता था। तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक अदालती निज़ाम की क्रेडिबिलिटी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो मेरे ख्याल में आज जो फैसला आया है उससे ये हुआ कि एक तो वो चीफ जस्टिस साहब ने विलिंगली वो अपनी पावर देना चाह रहे थे, पावर शेयरिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि इसके अंदर भी एक जमहूरी निज़ाम है कि वो अपने 2 सीनियर मोस्ट साथियों के साथ बैठकर और फिर वो चीज़ें इस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल में वैसे इख्तिलाफ राय होना हमें पता है सारी दुनिया के अंदर होता है, सुपीरियर जुडिशरी के अंदर, और वो कानूनी राय के ऊपर होता है और उसमें कोई बात ऐसी नहीं है, वो एक हेल्दी डिबेट और सारा कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके की हमने पहले देख रहे थे जो एक पोलराइजेशन थी, वो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता और इस तरीके के ये जो फैसला है ये उसको कम भी करेगा और अदालती निज़ाम की एक क्रेडिबिलिटी जो है वो कुछ हद तक वापस भी लाने में वो बिल्कुल कामयाब है। जी उमर, क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? अलीना, मेरे ख्याल बहुत अच्छा फ़ैसला है, और दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से आमरीत का ख़ात्मा हुआ है। पहले जो चीफ़ जस्टिस हैं वो उनके इख्तियारात एक फ़र्द वाहिद के इख्तियारात थे,
और इस पर बहुत देर से सवालात उठाए जा रहे थे। ये सिर्फ अभी जो लॉ बना है उस वक्त नहीं, उससे पहले भी थे। हम माजी में भी इधर बात कर चुके हैं कि माजी में एक एशिया डेवलपमेंट बैंक का एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था, तो तब भी एक मुतालबा था कि चीफ जस्टिस जो है बेंचों की तश्कील के मामले में और लोगों से भी मुशावरत करें, ये इख्तियार अपने पास ना रखें। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि अगर मैं ये इख्तियार भी दे दूं तो चीफ जस्टिस के पास क्या बात है। तो अभी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए काजी फायद ईसा साहब को, उन्होंने एक तरह से वॉलंटियर भी किया है, क्योंकि जो पहले जस्टिस बंदियाल हैं उनकी तो राय ऐसी नहीं थी। बाकी जो और भी एक जज हैं एजाजुल हसन या जिन्होंने अभी भी कोई डिसेंटिंग नोट दिया है, वो इस हक में नहीं थे कि जो एक जो पावर का इर्तिकाज़ है वो चीफ जस्टिस के पास ना रहे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जो दूसरे वाला फ़ैसला है, यानी जो तरमीम उन्होंने ख़त्म की है कि जो माजी में जो अपीलें थी उनको सुनने के हवाले से, अब ये देखें कि उसमें 8-7 का फ़ैसला आया है। अब ये मामला हम तो सिर्फ उसको देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से, हम उसको जहांगीर तरीन के हवाले से देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ को भी ये मामला, ये फ़ैसला इतना मुतासर नहीं करेगा। वो इलेक्शन लॉ जो है उसमें भी अमेंडमेंट हुई है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर 5 साल से ज़्यादा उसको नाअहल नहीं रखा जा सकता तो वो उधर से भी बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन ये जो अभी हुआ है इसमें असल में सुप्रीम कोर्ट के एहतसाब का मामला था। एहतसाब का मामला ये था कि आपने जब भी एक सो मोटो नोटिस लिया, एक तो ये चीज़ पहले तय हो जाती है कि अगर चीफ साहब ने सो मोटो नोटिस ले लिया है तो उनका माइंड ऑलरेडी बना हुआ है। ये नहीं होता कि उन्होंने सोच समझ के कि बाद में कोई नए ख्याल आता है तो वो कहते हैं ओहो मेरे से तो मैं तो ये समझा था, ठीक है भाई हम वापस लेते हैं। अब यह है कि अगर ये अपील का हक जो है, जो माजी पर भी इसका इतलाक होता, तो इसमें फिर रिकॉर्ड एक्ट जैसे केस भी आने थे कि जिसमें अब इंटरनेशनल कोर्ट भी फैसला कर चुकी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को एक सुबकी होनी थी। या जो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन रोकी थी इफ्तिखार चौधरी ने, वो भी केस आना था। इस तरह बहुत सारे केसेस हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक एहतसाब का अमल शुरू हो जाना था। आइडियली ये है कि वो भी हो जाता तो बहुत बेहतर था। लेकिन ये है कि अगर हम ये बात करें कि ओवरऑल ये एक अच्छा बिगनिंग है कि जिसमें चीफ जस्टिस ने भी अपनी पावर कंसीड की है और उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन चीफ जस्टिस को जाती है कि जो इस टाइम हाजिर सर्विस हैं और वो चाहते तो इस मामले को लटकाने की कोशिश करते और लोगों को भी शायद कन्विंस करते या टेकअप ही ना करते या इसको वैसे। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है और उम्मीद है कि ये जो माजी के भी फैसले हैं, देखें जो सुप्रीम कोर्ट के बाद अल्लाह की अदालत रह जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर अपने माजी के फैसलों पर भी नजरसानी की ज़रूरत पेश आती है तो इंसाफ की खातिर बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई होंगी, बहुत सारे और मामलात हैं कि जिसमें बड़ी रैशनल अंडरस्टैंडिंग थी या एक ओपिनियन थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक गए कि वो जज्बाती होगी। तो मेरे ख्याल है कि वो भी अगर नेक्स्ट स्टेज पर ये भी चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये अच्छा स्टार्ट, बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया। ये बड़ी खुशी आपके ख्याल में माजी के फैसलों सुप्रीम कोर्ट में पर भी अपील का हक होना चाहिए था? आगाज है सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत का आगाज़ है और आपके ख्याल में माजी के फैसलों के ऊपर भी अपील का हक होना चाहिए था। अच्छा, अब ये कहाँ तक हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, या इसके अंदर से निटिग्रिटीज़ क्या निकलती हैं कानूनी तौर पर? ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब से समझते हैं। पाशा साहब, सबसे पहले तो बड़ा जो बुनियादी नुक्ता फुल कोर्ट के सामने भी था। अच्छा, हमें बताया जा रहा है हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ नहीं है, एक छोटी सी पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कानूनी नुकात के ऊपर भी गौर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो अपील का हक माजी से नहीं इसका इतलाक हो रहा, इसके असरात क्या होंगे, डिस्कस करना है हमने एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून बरकरार रखा है, लेकिन इसकी एक शिक जिसमें माजी से अपील का हक दिया गया है उसको मुस्तरद कर दिया है। इसी के ऊपर तज्ज़िया और तबसरे जारी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हसन रज़ा पाशा साहब से हम बात कर रहे थे, राब्ता मुनक़ता हो गया था। हसन साहब, सर आपसे बहुत से कानूनी नुक्ते हैं जो हम क्लियर करना चाहेंगे, लेकिन अपने देखने वालों को तारुफ करवा दें। एक और माहिर कानून हमें इस वक्त पैनल पर ज्वाइन कर चुके हैं, हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर आपकी इजाज़त, हसन रज़ा पाशा साहब से हम ब्रेक से पहले सवाल करना चाह रहे थे। पाशा साहब, आप ये जो फ़ैसला है, बड़ा देरीना आप लोगों का मुतालबा भी था, आई एम श्योर आप इसके ऊपर बड़े खुश भी हुए होंगे, मुतमईन भी होंगे, बट सर ये बताइएगा
क्या इससे प्रेसिडेंस कायम हो रही है? क्या इससे बहुत से नुकात थे, बहुत से सवालात थे जो उठे इस समात के दौरान और हमारे दिलों में भी थे, क्या इससे अब ये समझा जाए कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है और आइंदा भी वही करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो फैसला है ये एक तारीखी फैसला है और ये पाकिस्तान की आवाम के हक में है। चूँकि आप देखें कि 20 साल से लॉयर्स जो तंजीमें हैं वो मुसलसल ये मुतालबा करती चली आ रही हैं कि 184(3) में अपील का हक मिलना चाहिए। और एक और चीज़ जो भट्टी साहब की नज़र से नहीं गुजरी या वो स्किप कर गए, जो इस एक्ट में सबसे खूबसूरत चीज़ है वो शिक नंबर 7 है, जिसमें ये है कि कोई भी अर्जेंट नोयत का केस जिसमें अर्जेंसी की एप्लीकेशन साथ दी गई है उसको विद इन 14 डेज फिक्स करने की पाबंद होगी सुप्रीम कोर्ट। ये इतनी खूबसूरत बात है, ये उन लिटिगेंट से पूछें जो 4-4, 5-5 साल से अपनी पहली हेयरिंग का इंतजार कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि आज मुझे एक वकील मिले, यंगस्टर्स थे वो, उन्होंने मुझे बताया कि 7 महीने हो गए हैं मेरी एक प्री अरेस्ट बेल अभी तक फिक्स नहीं हुई। तो ये वो चीजें हैं जिसको आम लिटिगेंट, आम बंदे को है, किसी बड़े आदमी का केस हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे तरीन हो, उनका केस आज रात को दायर होगा, सुबह लग जाएगा। आम बंदे का केस नहीं लगता और 3-3, 4-4 साल इंतजार करना पड़ता है। और आज इसको मैं समझता हूँ कि इस शिक में इस एक्ट में जो सबसे खूबसूरत शिक है वो शिक नंबर 7 है। ठीक है। उसके बाद जो 184(3) में अपील का हक दिया गया, सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ कि आप नस्ला टावर का देख लें, 3 मेंबर्स बेंच ने उसका कॉग्निजेंस लिया 184(3) में। सारी जिंदगी की जमा पूंजी उन लोगों ने लगा दी थी और वो एक दिन रात को वो शाम को सड़कों पे आ गए। किसी फोरम ने उनको एंटरटेन नहीं किया, कोई एप्लीकेशन कहीं वो फाइल नहीं कर सके, किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सके कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली हुई है और उसको आपने गिरा दिया। देखिए, ये वो चीजें हैं जिनमें अपील का हक मिलना चाहिए था और अपील का हक मिल गया। आप देखें कि 3 रुकनी कमेटी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात खुद सरेंडर किए हैं, 3 रुकनी कमेटी को दे दिए। ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आज आप देखें कि कलेक्टिव विजडम होगा, ये फैसला करेगा। बट सर, जो सवाल बुनियादी तौर पर उठाया गया दरख्वास्त गुजारों की तरफ से भी और आपस में जज साहिबान भी इसके ऊपर बड़ा गौर व खौस कर रहे थे कि जो तरीक़ाकार रहा पार्लियामेंट का, गो के अदलिया ने कोर्स करेक्शन नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट का इस हद तक अदालत को बताना, एक इदारे को बताना, ये सवाल उठा कि क्या ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर सवाल तो नहीं होगा, या इससे ये तो नहीं होगा कि आगे जाकर सादा अक्सरियत रखने वाली कोई भी जमात या कोई भी मेंबरान अदलिया को डिक्टेट कर सकेंगे? एक तो पहली बात तो ये है कि ये अदलिया को डिक्टेट नहीं किया गया। ठीक है। ये एक देखें, रूल्स बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1980 में और 43 इयर्स हो गए हैं, एक रूल में अमेंडमेंट नहीं आई और वो एज इट इज चले आ रहे हैं। और इस दौरान इतना प्रोसीजर चेंज हो गया, इतना कुछ आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि बड़ी ड्रास्टिक किस्म की अमेंडमेंट्स की जरूरत थी जो कि नहीं की गई। आपको याद होगा कि हम मुतालबे करते रहे कि फुल कोर्ट बनाए, हम मुतालबे करते रहे कि इसको इस तरीके से लेके जाए, अपील का हक दे दे, नहीं मानी गई बात, किसी फोरम पे नहीं मानी गई। लेकिन पार्लियामान ने अगर ये लॉ रिफॉर्म्स की सूरत में ये एक्ट लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेट किया है। ये क्वेश्चन समाज के दौरान रेज हुए, इस पे जवाब भी आए और बड़ी एकेडमिक डिस्कशन हुई। और एक और चीज जिसको आप मद्देनजर रखेंगी कि जब ये बेंच बना तो 7-8 की रेशो थी, जो कि हमें नजर आ रहा था कि 7 अकलीती है जो कि इस एक्ट के हक में है और 8 जो है वो। लेकिन हुआ क्या है कि आर्गुमेंट्स के दौरान 10-5 का हो गया
ये बड़ा अहम नुक्ता है। हाँ। ये वो दलील है जो ये बताती है कि दलाइल ने मुतासर किया मौजूद जज साहबान को कि उन्होंने पहले से जो जिन्होंने स्टे दिया था वो भी इसके साथ आ गए। तो देखें ये बात कि डिक्टेशन वाली, हाँ अगर पार्लियामान कोई ऐसा करती है, कोई ऐसा कानून बनाती है, सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल सामने आएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अदलिया के साथ फेवर में आगे खड़ी होगी। हम किसी भी ऐसे कानून की इजाजत नहीं देंगे। पाशा साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं माजी से अपील का हक मिलना चाहिए था? मुख्तसरन अगर आप कर सके, मैं आगे भी सबकी राय ले लूं। देखिए ये जो है ये फैसला भी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस पे एक जो परसेप्शन जा रहा था कि ये पर्सन स्पेसिफिक बनाया गया है, और इस चीज को अनडू करना भी बहुत जरूरी था कि ये एक्ट जो है ये पर्सन स्पेसिफिक है, वो खत्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक है, कम अज कम पाकिस्तान की अवाम के ज़हनों से ये बात निकल जानी चाहिए कि ये पर्सन स्पेसिफिक बनाया गया है। तो ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं भट्टी साहब की इस राय से इत्तफाक करता हूँ। अच्छा ठीक है। हाफिज एहसान साहब, सर आप कहिएगा, गो के ये कहा गया है कि कमेटी अब डिसाइड करेगी, उस हद तक दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, लेकिन माजी से जो अपील का हक है वो नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है ये किस तरह से जो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे माजी के फ़ैसलों से मुतल्लिक भी, ख़ासकर जिस तरह से 184(3) का इस्तेमाल किया गया, यानी सो मोटो का इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर बहुत रिजर्वेशंस आती थी। आपको लगता है ये होता तो बेहतर होता, या फिर अभी भी आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इस सारी जजमेंट को 3 कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ। एक इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 191 के नीचे लेजिस्लेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, चूँकि वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और वो जो डिबेट थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी और पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी को या सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट को माना। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या पाकिस्तान का जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, या इंट्रूजन इन द इंडिपेंडेंस जुडिशरी वो है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस कॉन्सेप्ट को भी रद्द कर दिया कि ना इससे इंट्रूजन ऑफ जुडिशरी है, ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। तीसरा इस चीज़ के अंदर ये आया कि जो आर्टिकल 184(3) की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्या उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वो सारी चीज़ें थीं जो आप इसकी हिस्ट्री अगर देते तो 73 से लेके 93 तक आपको 184(3) का कोई केस नज़र नहीं आएगा, एक आध नज़र आएगा, और वो भी बड़ा स्पेसिफिक आएगा, जिसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जिक्र है, उसके बाद आएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया था दर्शन मसीह का, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लेबर बॉन्डेड थी उसके ऊपर जजमेंट्स आई, और फिर ये सिलसिला चलता चलता जब चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह साहब आए तो उस दौर के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी, और इसको जो है क्लाइमेक्स के अंदर लेके गए फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, और आपने देखा कि किस किस तरह के सो मोटो लिए गए। और वहीं से एक कंट्रोवर्सी ये आई कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फ्रीक्वेंटली आर्टिकल 184(3) के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चूँकि उस वक्त वो सारी चीज़ें इस हॉकिश स्पीड के अंदर चल रही थी, तो ना पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस की, बार काउंसिल्स की, जस्टिस सेक्टर की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ना ही हमारी पार्लियामेंट ने डेयर किया कि इन चीज़ों को एड्रेस कर सके, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी कोई चीफ जस्टिस बैठता है वो भी अपनी अथॉरिटी चाहता है कि मैं ही सारी चीज़ को चलाऊं, और मैं उसके अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट इख्तियार है बेंच के कॉन्स्टिट्यूट करने का या 184(3) का, उसका जिस तरह इस्तेमाल हुआ वो आपके मुल्क के अंदर पिछले 1 साल के अंदर एक क्लाइमेक्स के तौर पे अंदर आया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के स्पेशली चीफ जस्टिस के ऊपर आया। इसको जब पार्लियामेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की तो उसके ऊपर आपकी एक डिबेट आई, और प्रॉस्पेक्टिवली 8 जजेस ने 13 अप्रैल को उसको सस्पेंड कर दिया। और वो जो एक कानून था जो पार्लियामेंट ने पास किया था जॉइंट सेशन के अंदर, जिसको 17 तारीख तक उसने इन्फोर्समेंट के अंदर जाना था, उसको उन्होंने रोक दिया, और फिर उसके बाद एक 3 तारीख को उसकी हेयरिंग हुई मई को, और उसके बाद वो केस लगा ही नहीं। और फिर जब ये चीफ जस्टिस आए तो इन्होंने इससे पहले भी एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा था कि आप इसको रिजॉल्व कर। अब इसमें मैं उस पर आता हूँ जो आपका सेक्शन 5 का एक हमने बात की हुई है। सेक्शन
सेक्शन 5 का जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था वो सिर्फ उस सूरत के अंदर था कि अगर आपकी 184(3) का एक केस आपके खिलाफ हुआ है और आपने आर्टिकल 188 की जो रेमेडी है रिव्यू की, आपने उसको अवेल नहीं किया। अगर आपने उसको अवेल कर लिया आर्टिकल 188 की रेमेडी को, तो इस लॉ का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। मीनिंग देयर बाय कि इस लॉ की एप्लीकेशन जो थी वो आपकी स्टार्ट होनी थी अप्रैल 17 से लेके जब इसने इफेक्ट होना था। उसके बाद अगर आर्टिकल 184(3) के नीचे जो फैसले आए हैं तो उसके ऊपर इसका अप्लाई होना था, चूंकि उसके बाद इस चीज़ का आपने फैसला किया। लेकिन चूंकि एक कन्फ्यूजन था, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 8-7 ये भी क्लियर कर दिया कि जी इसका इतलाक जो है वो उस डेट से होगा जिस डेट से ये लॉ जो एनफोर्समेंट है, और यही उस लॉ की स्पिरिट थी जिसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो ये आई है कि क्या इस मुल्क के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन है उसकी क्या, चूंकि आपने देखा है कि इस माह के अंदर 2 बड़े फैसले आए हैं। एक पिछला फैसला जो आया था वो जाते जाते चीफ जस्टिस ने जो 16 सितंबर को दिया था वो नैब की अमेंडमेंट्स थी, जिसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया कि ये सर्टेन फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है। और ये वो फैसला आया जिसके अंदर ये आया कि अगर आपकी आर्टिकल 184(3) की पिटीशन आई हैं तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो मुतासिर हुए हैं। और इस पूरे केस के अंदर कोई भी पिटीशनर जो था वो ये नहीं बता सका था कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और हम एक इंट्रूजन या सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा फैसला चीफ जस्टिस ने किया कि एक फुल कोर्ट बिठाया, सारे जजेस उसके अंदर बैठे। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये लॉ भी ठीक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके पास अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन नहीं आनी चाहिए, उसको रेगुलेट होना चाहिए। और इसका इफेक्ट ये आएगा जहां के ऊपर पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेगुलेट आएगा, उसके अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी कम आएगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो चीज थी ये सुप्रीम कोर्ट की चीज को जो है एनलार्ज कर रही थी। पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो था उसको पावर दी गई थी 1980 के रूल्स के अंदर उसके ब्रदर जजेस ने, लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था कि जो सुप्रा पर्सन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है। लेकिन जब पार्लियामेंट ने इस चीज को देखा, बार एसोसिएशन ने देखा और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि इन चीज़ों को अडॉप्ट करते। और मैं समझता हूं कि आइंदा जो है पाकिस्तान की जुडिशल सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के अंदर एक नई ट्रेंड और एक नई चीज़ का आगाज़ होने वाला है। अच्छा एहसान साहब, इसके बाद ये बड़ा नुक्ता उठता है कि किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा और कहाँ तक ये जो हम बात कर रहे हैं इससे बेहतरी आ सकेगी, क्योंकि अभी आपने एक दिलचस्प स्टेटमेंट दी कि सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इससे हुई है, लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट लेकिन पार्शल, क्योंकि अगर माजी से अपील का हक़ नहीं है तो फिर इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। 184(3) जैसे हसन रज़ा पाशा साहब ने भी बहुत सी एग्जांपल्स दी, माजी में बहुत गिले शिकवे हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर सवालिया निशानात हैं। क्या आप समझते हैं बेहतर होता अगर उनको भी एड्रेस कर लिया जाता? नहीं, देखें बात यह है कि आप अगर एक प्रोसेस को, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लें तो फिर आप उसको अनडू नहीं कर सकते। अगर आप पार्लियामेंट का 188 की जो चीज़ थी उसको अगर आप छेड़ते तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी और सिंपल मेजॉरिटी से ये पार्लियामेंट बात पास नहीं कर सकती थी। तो सिर्फ बात उस हद तक रखी गई कि आर्टिकल 184(3) के जो नीचे फैसला आया है, अगर उसका रिव्यू जो है वो डिसाइड नहीं हुआ तो उसके अंदर ये है कि आप उसको 184(3) की एज राइट ऑफ अपील जो है वो सेक्शन 5 के अंदर देख लें, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। हाँ, दूसरी जो चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको 184(3) के जरिए 2 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, एक वो पब्लिक इंटरेस्ट हो और दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई इस मुल्क के अंदर कि हमने पोलिटिकल क्वेश्चंस को जो है वो 184(3) के अंदर एड्रेस करने की कोशिश की। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर्स को घर भिजवाया, हमने अपने पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन थी उसको स्ट्राइक डाउन किया, और उसके बाद यह है कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक जिन केसेस को टेकअप करना था ऑन द नेम ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट वो हमने टेकअप किए, और उस चीज़ को पार्लियामेंट ने एड्रेस बावजूद इस चीज़ के कि सारा मुल्क और सारी बार एसोसिएशन ऐसी थी, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की एक हॉकिश अप्रोच थी उसके आगे एहसान साहब, अब आपने दूसरा बड़ा दिलचस्प नुक्ता छेड़ दिया। अब इसके ऊपर ज़रा क्विकली राउंड कर लेते हैं, क्योंकि सभी के जहनों में ये सवाल है कि ये जो अब माजी से अपील का हक़ नहीं है, क्या इससे स्पेसिफिकली नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन के केसेस अफेक्ट होंगे?
या फिर उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा? आपकी कानूनी राय क्या है मुख्तसरन प्लीज़? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, चूंकि जहांगीर तरीन का भी और मियां साहब के दोनों केसेस जो हैं वो 188 के अंदर रिव्यू डिसाइड कर चुका है, और जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू को डिसाइड कर दे तो इट इज़ अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, तो लिहाजा 184(3) का लाइव इशू कोई नहीं है और इन दोनों को एडवांटेज नहीं है, और ये गलत तौर पर इसको परसेप्शन दी गई थी कि ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। ठीक है भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया पाशा साहब ने, शिक नंबर 7। मैं इसको खुशामदीद कहता हूँ कि हर आदमी के केस को जल्दी सुना जाना चाहिए, ख़ास चेहरों को नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात मैडम शेख कि ये बड़ी एक है कि ये क्यों डाला गया था इसमें कि अपील का हक मिलेगा और माजी से मिलेगा। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मेरे महबूब कायद और जहांगीर तरीन साहब दोनों का, तो उधर इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो गई थी। तीसरी बात यह है कि यानी इसका बैकग्राउंड को नहीं देखता। सारे ही पार्लियामेंट के तकद्दुस, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के सलाम ठोको कि ये कब ख्याल आया था इनको ये तरमीम करने का और बाकी सारा करने का, और उस वक्त क्या मंजर था, और उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस क्यों बुरे लग रहे थे। और आखिरी बात मैडम शेख कि पहला NRO भी पार्लियामेंट नहीं दिया था, दूसरा NRO नैब की तरमीम की सूरत में भी पार्लियामेंट नहीं दिया, बावर्दी सदर साहब को मुंतखब 100 मरतबा कराएंगे इसी पार्लियामेंट ने कहा, नायल किया जब नवाज शरीफ को तो इसी पार्लियामेंट में सारे खड़े हो गए 170 के करीब के इसको एल कर दें। तो बस कर दें यार, ये निसाबी किताबी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं कि ये आज ख़त्म हो गया, आज एक नए दौर का आगाज़। देख लेते हैं क्या नया दौर आगाज़ हुआ और कितनी पार्लियामेंट सुप्रीम हुई है। सुप्रीम पार्लियामेंट उस दिन होगी जब वो हमसे जुड़ेगी, हमारे मसाइल हल करेगी, और जब पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट की इज्जत करेंगे और पार्लियामेंट में हमारे मसाइल डिस्कस होंगे, बड़ों के नहीं। तो भट्टी साहब आपका क्या, एक मिनट भट्टी साहब, फिर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इससे किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या मैडम शेख, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस फैसले से किसका फायदा हुआ है और किसका नुकसान हुआ है? मैडम शेख, इस फैसले से जैसे अभी मेरे भाई हाफिज साहब ने कहा है, और उनकी मैं उनके जो दलाइल की रौ में मैं बह गया हूँ। अब मुझे वापस आते आते कोई 8-10 दिन लगेंगे कि इस अब तो हमारे मसाइल ही हल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ऑन ट्रैक आ गई, अब सारा कुछ हो गया। ठीक है, पहले एक करते थे फैसले, अब 3 किया करेंगे, 3 सीनियर जज साहबान किया करेंगे, तो फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मैं भी पाशा साहब की तरह कौम को मुबारकबाद देकर अपना खिताब ख़त्म करता हूँ। अच्छा, हसन रजा पाशा साहब, क्या आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि सियासी लीडरान के फैसलों के ऊपर ये जो माजी के केसेस हैं इनका इतलाक नहीं होता, या आपकी मुख्तलिफ राय है? तो देखिए, बात ये है कि जो ये शिक खत्म की गई है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली, ये मेरा ख्याल है कि जो रिवीजन हो चुकी हैं, रिव्यू हो चुकी हैं और वो फैसला उनका आ चुका है, तो वो दोबारा अपील के लिए रुजू नहीं कर सकते थे। और इस तरह पर्सनल स्पेसिफिक जिस तरह के मैंने पहले अर्ज किया वो नहीं है। अलबत्ता अगर कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें रिव्यू पिटीशन नहीं आई थी तो वो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज इतनी कम है कि आपकी सोच है। आप देखें, भट्टी साहब बड़ा एतराज कर रहे हैं, बाद सुओ मोटो केसेस ऐसे लिए गए कि रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एक नोट पुट अप किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर, तो क्या आपको लगता नहीं फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे के तो फिर इस चीज को भी अभी मौका था, कर लेते, खुद एहतसाबी कर लेता अदारा अपनी? चले, वो अगर नहीं हुई, मैं एक बात बताऊं, एक कानून बन गया ना, अमेंडमेंट भी आ सकती है, इसको मजीद बेहतर भी बनाया जा सकता है। असल मसला ये है कि जब एक कानून साजी हो गई है तो उसके अमेंडमेंट के या उसको चेंज करने के रास्ते मसदूद नहीं हुए, रास्ते खुले हैं। अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए और इससे बेहतर राहें निकल सकती हैं। आप अगर किसी चीज में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल पार्लियामान को ले सकती है, और वो चैलेंज भी हो सकती है। अगर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुई, अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, तो वो चैलेंज भी हो सकती है और वो अनडू भी हो सकती है। ये नहीं है कि ये रास्ता खुल गया कि जिसका दिल आया जो वो कानून साजी करेगा और सुप्रीम कोर्ट बैठ के इसको ऑन कर लेगी। ये परसेप्शन भी गलत है। अगर कोई ऐसी चीज आई तो उसमें वकला भी खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी उसको अनडू करने की पोजीशन में होगी। ये तासर नहीं जाना चाहिए कि ये खुदा न खास्ता
इस एक्ट को कानूनी करार देने से पार्लियामान को ये वॉक ओवर मिल गया कि वो जो चाहे कर सकती है। अच्छा महमल, क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं या आप समझती हैं कि ये अच्छा मौका था, अदलिया भी खुद एहतसाबी कर लेती अगर रेट्रोस्पेक्टिव में दे देते अपील? देखिए ना, पहली चीज तो ये कि मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी, जब पार्लियामेंट कोई गलत लॉज बनाती है और पिछली पार्लियामेंट ने जाने से पहले पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरीके से जो ड्रैकोनियन लॉज पास किए थे उसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसिज्म सही हुआ और होना भी चाहिए। इसी तरह अदलिया जो है, और ये तो चीफ जस्टिस साहब ने भी एडमिट किया कि जो डिक्टेटर्स को किस तरीके से कवर दिया गया अदलिया की तरफ से भी माजी के अंदर। उसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अदलिया जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस्तेमाल हुई किस तरीके से मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ उनके खिलाफ फैसले देने पे, और किस तरीके से आइन की रीइंटरप्रिटेशन जो 63A में की गई, जो बुनियाद बनी पूरे के पूरे एक पॉलिटिकल क्राइम। महमल आपका पॉइंट आ गया, ये चीजें भी नहीं भूलनी चाहिए। ओके महमल आपका पॉइंट आ गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी और जो सियासी मामलात से मुतल्लिक कानूनी राय है वो भी आपने सुनी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।